10 नवंबर 2025 दिल्ली। लाल किले के पास मतलब गाड़ियों का वही रोज वाला जाम लगा हुआ है। हम्म। और इसी जाम में फंसी एक सफेद रंग की I-20 कार। अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। बहुत जबरदस्त। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें एक सीसीटीवी फुटेज है नवभारत टाइम्स की, और उसमें साफ दिखता है मतलब कार के चारों तरफ गाड़ियां हैं और बस पलक झपकते ही वो एक आग का गोला बन जाती है। और आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। हाँ, पहली नजर में तो किसी को भी यही लगेगा कि शायद कार की कोई सीएनजी किट फट गई। हाँ, या कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक धमाके की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे जाल की जिसके तार आप मानिए हफ्तों पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर कश्मीर की वादियों से बिछने शुरू हुए थे। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी पर है। हाँ, सवाल यही है कि श्रीनगर में दीवार पर चिपका एक मामूली सा पोस्टर दिल्ली में कार बम धमाके की वजह आखिर कैसे बन सकता है। यही सबसे हैरान करने वाली बात है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो देखिए, अपनी पाठशाला के वीडियो सोर्स के हिसाब से इस कहानी की पहली कड़ी हमें मिलती है 17 अक्टूबर 2025 को, ओके। जब श्रीनगर में कुछ पोस्टर चिपकाए गए। इन पोस्टरों पर नाम था जैश-ए-मोहम्मद का। जो कि एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है। सही कहा। और इन पोस्टरों में सीधी सीधी धमकी थी उन स्थानीय कश्मीरियों को जो सुरक्षा एजेंसियों की मदद करते थे या कहिए उनके मुखबिर थे। अच्छा, पर एक मिनट, जैसा आपने कहा कश्मीर में तो ऐसे पोस्टर मतलब लगते ही रहते हैं। इसमें ऐसा क्या नया था? एजेंसियों ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? हाँ, बिल्कुल वाजिब सवाल है। शुरू में एजेंसियों को भी यही लगा था, लेकिन उनकी एक टीम ने जब इन पोस्टरों के लगने का वो पैटर्न और भाषा का विश्लेषण किया तो उन्हें कुछ खटका। कुछ अलग लगा। हाँ, उन्हें शक हुआ कि ये सिर्फ कोई रूटीन धमकी नहीं है, बल्कि कोई नया मॉड्यूल है जो जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और बस इसी शक के आधार पर उन्होंने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में उन्हें पहली कामयाबी मिली। शोपिया से एक मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया। एक मौलवी? हाँ, इरफान देखने में तो एक आम मौलवी था, लेकिन वो पर्दे के पीछे स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा रहा था। एक मिनट, एक मौलवी की गिरफ्तारी का दिल्ली के धमाके से क्या? यहीं से ये मामला बेहद पेचीदा और कह सकते हैं डरावना होना शुरू होता है। क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं। लगती हैं, पर है नहीं। इरफान से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसकी जुबान से एक नाम निकला, डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल? हाँ, और जैसे ही ये नाम सामने आया, जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि वो किसी छोटे मोटे आतंकी गुट से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड से जूझ रहे हैं, जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर टेरर। बिल्कुल। यानी पढ़े लिखे पेशेवर लोग जब आतंक का रास्ता अपनाते हैं। हमारे सोर्सेज में ये बात साफ तौर पे बताई गई है कि इस पूरे मामले में जो 12 गिरफ्तारियां हुई, उनमें से 6 लोग MBBS डॉक्टर थे। 6 डॉक्टर्स? ये तो अविश्वसनीय। ये व्हाइट कॉलर टेरर की सबसे खतरनाक बात है। ये सिर्फ समाज में घुलते मिलते नहीं है, ये समाज के भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जिस डॉक्टर पर आप अपनी जान बचाने के लिए भरोसा करती हैं, वो ही जब जान लेने की साजिश में शामिल हो तो ये समाज के विश्वास की नींव पर हमला है। सही बात है। डॉक्टर आदिल भी ऐसा ही था, एक क्वालिफाइड डॉक्टर जिस पर कोई शक तक नहीं कर सकता था। लेकिन जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि उसने सितंबर से नवंबर तक काम से लंबी छुट्टी ले रखी थी। तो मतलब वो पूरी तरह से इन गतिविधियों में शामिल था? पूरी तरह से। तो क्या डॉक्टर आदिल ही इस पूरे नेटवर्क का सरगना था? वो एक बहुत अहम कड़ी था, लेकिन सरगना नहीं। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर जांच की अगली कड़ी जुड़ी 30 अक्टूबर को। ओके। जब दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद से? तो अब कहानी कश्मीर से निकलकर दिल्ली NCR पहुंच गई थी। हाँ, और इन लोगों का अड्डा था फरीदाबाद की अल फलाही यूनिवर्सिटी। ये लोग यूनिवर्सिटी को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और 8 नवंबर को जब जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में छापा मारा तो वहां से बंदूकें, पिस्तौल और कुछ विस्फोटक बनाने का सामान मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे के पास एक गोदाम से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। 3000 किलो?
3,000 किलो। इसे समझने के लिए अंदाजा लगाइए कि ये अनाज की लगभग 30 या 35 बोरियों के बराबर था। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक। इससे तो दिल्ली जैसे शहर में कितनी बड़ी तबाही मचाई जा सकती थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, ये तो एक युद्ध की तैयारी थी। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि इतना सारा विस्फोटक एक यूनिवर्सिटी कैंपस में आया कैसे? मतलब किसी को पता तक नहीं चला। और इस सवाल का जवाब हमें इस कहानी के एक और अहम और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले किरदार तक ले जाता है। कौन? एक महिला डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन शहीद। एक और डॉक्टर? हाँ, उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और जांच में पता चला कि जो 3,000 किलो विस्फोटक था ना, वो किसी एक खेप में नहीं आया था। अच्छा। डॉक्टर शाहीन पिछले 2 साल से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों से इसे जमा कर रही थी। 2 साल से? ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ एक महिला डॉक्टर जो जिंदगियां बचाती है, और दूसरी तरफ वही महिला 2 साल से धीरे धीरे मौत का सामान जमा कर रही है। ये विरोधाभास ही अपने आप में डरावना है। और सुनिए, सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर शाहीन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े महिलाओं के एक आतंकी ब्रिगेड की भारत में संचालक थी। क्या? तान से कौन चलाता है? सादिया अजहर, जो कि 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की बहन है। ओह, तो अब सारे ताल सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे थे। बिल्कुल। श्रीनगर का पोस्टर, फिर मौलवी इरफान, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल। 3,000 किलो विस्फोटक और फिर डॉक्टर शाहीन, मतलब एजेंसियों ने एक एक करके पूरे मॉड्यूल को तोड़ना शुरू कर दिया था। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? हमारे सोर्सेस के मुताबिक 8 से 10 नवंबर के बीच जब ये गिरफ्तारियां और बरामदगी हो रही थी, तो जांच एजेंसियां जानबूझकर ये खबरें मीडिया में लीक कर रही थी। अच्छा, जानबूझकर? क्यों? बिल्कुल। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। इसका मकसद था पाकिस्तान में बैठे आकाओं और इस मॉड्यूल के बचे हुए लोगों तक ये संदेश पहुंचाना। ये खेल खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली, कि हम तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गए हैं, अब तुम पकड़े जाने वाले हो। एजेंसियां एक तरह से पिंजरे को हिला रही थी, ये देखने के लिए कि कौन सा चूहा डरकर बाहर भागता है। और एक आदमी सच में घबरा गया। डॉक्टर उमर। तो दिल्ली में धमाका करने वाला आतंकवादी यही था। हाँ, डॉक्टर उमर अल फला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था और गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल का पड़ोसी। अच्छा। जब उमर ने टीवी और इंटरनेट पर अपने सभी साथियों की गिरफ्तारी की खबरें देखी, मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया कि अगली बारी उसी की है। और इसी घबराहट में उसने वो किया जो उसने किया। ठीक। यहाँ उमर की जो मानसिक स्थिति है उसे समझना जरूरी है। ये कोई बहुत प्लान किया हुआ आत्मघाती हमला नहीं लगता। नहीं, ये एक हताशा और घबराहट में उठाया गया कदम था। उसे लगा कि जब पकड़े ही जाना है तो जितना नुकसान कर सकते हो कर दो। 10 नवंबर की सुबह वो अपनी सफेद i-20 कार में जितना भी विस्फोटक और डेटोनेटर रख सका उसे लेकर फरीदाबाद से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उसकी घबराहट कुछ छोटी छोटी बातों से और भी साफ हो जाती है। दिल्ली में पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उसने रास्ते में अपनी कार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट तक बनवाया। हाँ, ये बहुत अजीब बात है। सोचिए, एक आदमी कार बॉम्ब लेकर घूम रहा है और उसे पोल्यूशन के चालान की चिंता है। ये एक अजीब तरह का विरोधाभास है जो बताता है कि उसका दिमाग किस हाल में था। बिल्कुल। उसने लाल किले के पास एक मस्जिद में नमाज भी अदा की और फिर अपने अधूरे मिशन पर निकल गया। हाँ, और धमाके की प्रकृति भी यही कहानी कहती है। ब्लास्ट तब हुआ जब कार ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रही थी। राइट। और धमाके के बाद जमीन पर कोई बड़ा गड्ढा भी नहीं मिला, जैसा कि आमतौर पर एक शक्तिशाली और कह सकते हैं प्रोफेशनली मेड आईईडी ब्लास्ट में होता है। तो इससे साफ है कि ये पूरी तैयारी के साथ किया गया हमला नहीं था। नहीं, ये डर और हड़बड़ाहट में की गई एक कार्रवाई थी जिसमें शायद विस्फोटक ठीक से असेंबल भी नहीं हो पाया था। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि जांच एजेंसियों ने एक बहुत बहुत बड़े हमले को होने से रोक लिया। बहुत बड़े। जो धमाका दिल्ली ने देखा वो उस तबाही का शायद एक छोटा सा अंश भी नहीं था जो वो 3,000 किलो विस्फोटक कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। अभी बाकी है। पहला, इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट आखिर आया कहाँ से? इसकी सप्लाई चेन क्या थी? बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी सवाल, धमाके के समय i-20 के साथ एक दूसरी इको स्पोर्ट कार भी देखी गई थी। एजेंसियों ने वो कार तो बाद में बरामद कर ली, लेकिन उसका ड्राइवर यानी दूसरा आतंकी अभी भी फरार है। तो वो कौन है और वो कहाँ है? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका बड़ा मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ एक धमाका करना नहीं था।
इस पूरे मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान की एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति थी, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। क्या थी वो रणनीति? इसके 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला, कश्मीरी युवाओं, खासकर पढ़े लिखे पेशेवरों को व्हाइट कॉलर टेरर में शामिल करो, ताकि जब एक कश्मीरी डॉक्टर दिल्ली में आतंकी गतिविधियों में पकड़ा जाएगा तो मुख्य भूमि भारत में आम लोगों के मन में कश्मीरियों के प्रति नफरत और संदेह पैदा होगा। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जब ऐसा होगा तो मुख्य भूमि में रहने वाले या वहां आने जाने वाले आम कश्मीरी युवा खुद को अलग थलग महसूस करेंगे। बिल्कुल। उन्हें शक की निगाह से देखा जाएगा और इसी अकेलेपन और गुस्से का फायदा उठाकर उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलना और भी आसान हो जाएगा। एकदम सही। ये एक ऐसा दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल बनाने की साजिश थी जो भारत को सामाजिक तौर पर तोड़ दे। इसलिए जब हम इस पूरी घटना को देखते हैं तो हमें समझना होगा कि हमारी जांच एजेंसियों ने पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते हुए देश को न सिर्फ एक भयानक धमाके से बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक दरार पैदा करने वाली साजिश से भी बचाया है। हाँ, ये एक अनदेखी जीत थी। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पे लाकर छोड़ता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जब आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है, जब दुश्मन कोई दाढ़ी वाला बंदूकधारी अजनबी नहीं बल्कि हमारे ही बीच का एक पढ़ा लिखा डॉक्टर या प्रोफेसर हो सकता है, तो समाज और सुरक्षा एजेंसियों को अपनी सोच और तरीकों में किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हम ऐसे अदृश्य दुश्मनों को पहचान सकें।